गेहूं से आटा कैसे बनता है। आप किसी को पूछोगे गेहूं से आटा कैसे बनता है तो कहेंगे आपको ध्यान ही नहीं कि गेहूं से आटा कैसे बनता है, गेहूं को पिसो और आटा बन जाएगा। यानी आपके पास आपको ऐसा कहेंगे कि आपको मालूम ही नहीं है क्या, लेकिन आरसीएम ऐसा नहीं करती है। आरसीएम गेहूं से आटा बनाने की पूरी प्रक्रिया बताती है, और कैसे प्रक्रिया वो मैं आपको बता रहा हूँ। गेहूं में दो प्रकार के रिजेक्शन आते हैं, एक तो ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है गेहूं के पौधे के साथ में जो स्ट्रा वगैरह जो आ जाती है, और नॉन ऑर्गेनिक का मतलब गेहूं के पौधे के साथ में जो ब्यूटी वगैरह उखड़ जाती है, कंकर वगैरह जो होते हैं, दोनों को पहले सेपरेट कर लिया जाता है। ये डिस्टोनर से निकल जाता है, और ये इसका दूसरी मशीन होती है, सब मशीन से इसको निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस में गेहूँ टूट भी जाता है, उस टूटे हुए गेहूँ के टुकड़े को भी अलग कर लिया जाता है। यह आपका गेहूँ का सफाई का काम पूरा हो गया। लेकिन एक मडबोल होती है जो कि एक जो मडबोल होती है, मडबोल जो होती है, मडबोल होती है वो उसकी गेहूँ की डेंसिटी के बराबर की मडबोल होती है। उसकी मडबोल की जो डेंसिटी होती है वही गेहूँ की डेंसिटी होती है। तो मशीनें उसको रिमूव नहीं करती है, इसलिए रिमूव नहीं करती है। मशीनों को मालूम है कि मेरे को इस डेंसिटी का एक्सेप्ट करना है, इस डेंसिटी को रिमूव करना। तो चूंकि उसकी डेंसिटी बराबर है, मशीनें उसको मडबोल को गेहूँ समझ के ले लेती है। अब उस मडबोल को अलग करने के लिए मडबोल की नेचर को चेंज किया जाता है। मडबोल की नेचर का चेंज करने का मतलब हम गेहूँ को उस पर रब करते हैं, रब करने के बाद वो मडबोल टूट जाती है और इस प्रकार की डस्ट अलग से निकल जाती है। अब आपने मडबोल की डस्ट भी निकाल दी, कंकर निकाल दिए, पत्थर निकाल दिए, ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक रिजेक्शन सब निकाल दिए, आपका गेहूँ पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। परंतु क्या है, ये मडबोल की जो डस्ट है ना, वो गेहूँ का जो ऐसा शेप होता है, वो जो गहरी लाइन होती है गेहूँ की, वहाँ पे क्या होती है, मडबोल की ये यहाँ पे अटक जाती है। वो अटक जाती है तो मशीनों से साफ नहीं होती है। उसको एक घर मिल गया, उसको एक सुविधा मिल गई यहाँ की, तो वहाँ से निकलती नहीं है। उसको निकालने के लिए एक नीडल मशीन होती है, उसको डालते हैं। नीडल मशीन में लाखों की तादाद में नीडल होती है, और नीडल में वो रोटेट होती है। जब गेहूँ उस पर रोटेट होगा तो नीडल कहाँ आएगी, तो किसी न किसी जगह पे नीडल उसको गेहूँ को साफ करेगी। तो वो इस प्रकार से नीडल उसको साफ करके, और ये इस प्रकार की ये डस्ट इसमें कलर में फर्क होने का मतलब यही है, ये डायरेक्ट मडबोल की डस्ट है, और ये मडबोल जो गेहूँ के संपर्क में आई है उसको स्क्रैच करके निकाला, इसलिए इसमें गेहूँ का कलर आ गया। आपका गेहूँ पूरी तरह से साफ होगा, कोई नहीं कचरा नहीं। लेकिन आपका गेहूँ कहाँ था, आपका गेहूँ कहाँ रहता है, गोदाम में, मंडियों में, वेयर हाउस में। तो वहाँ पे कोई चूहों की चौकीदारी करता है, नहीं करता, कोई नहीं करता। तो चूहे अपनी गंदगी कहाँ फैलाएंगे, उसी गेहूँ में, उसी कोई पक्षी आया वहाँ से गेहूँ का दाना उठाया, उसी में बीट कर गया, है ना। वहाँ पे जो लेबर काम कर रही है वो जूते खोल के करती है या जूते पहन के कर रही है, जूते पहन। तो जूते के अंदर की गंदगी कहाँ जा रही है, गेहूँ में जा रही है। कोई उधर से कुत्ता निकला, आपको रात को मालूम नहीं गेहूँ का ढेर पड़ा हुआ है, कोई चौकीदार नहीं है, कुत्ता बिल्ली कुछ भी निकला तो अपनी गंदगी कहाँ फैलाएगा, यानी आपका गेहूँ दूषित हो, उसको आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आप तो कहेंगे नहीं मेरे गेहूँ पे तो नहीं निकला, लेकिन क्या मालूम आपके गेहूँ पे नहीं निकला, इसका कोई आपका बहुत सबूत है क्या आपके पास, नहीं है ना। तो हमारे पास उसको साफ करने का एक ही तरीका, हम गेहूँ को वॉश करें। गेहूँ को वॉश करने से जो भी गंदगी वगैरह होगी वो उसकी निकल गई। अब अपना गेहूँ पूरी तरह से कम्प्लीट है। अब गेहूँ ने आपको धो दिया, इतनी मेहनत की, तो गेहूँ से आप और कुछ मांग भी तो सकते हो ना, कि भाई आपका प्रोटीन है जो है हमारे को कुछ और दो। तो हम क्या करेंगे कि गेहूँ को 8 घंटे तक इसको रखेंगे। तो गेहूँ 8 घंटे में एक जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करेगा। जर्मिनेशन की प्रक्रिया 8 घंटे में पूरी हो जाती है उसकी। ये पहले जब से पानी लगता है उसी समय गेहूँ जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करेगा। जर्मिनेशन यानी अंकुरण, है ना, अंकुरण की प्रक्रिया स्टार्ट करेगा। जब कोई भी सीड यदि जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करता है तो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेता है और अपने आप में एक फोलिक एसिड बनाता है। फोलिक एसिड का मतलब हो गया प्रोटीन, है ना। सबसे सुपाच्य प्रोटीन होता है, डॉक्टर कहते हैं कि आप अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित चने खाइए, अंकुरित मोठ खाइए, वो एक तरह से फोलिक एसिड सबसे सुपाच्य प्रोटीन वही होता है। तो गेहूँ भी खुद का प्रोटीन तो है ही इसके पास, लेकिन एनवायरनमेंट से लेके अपने लिए एक फोलिक एसिड भी बना रहा है। जब इसकी टॉप स्केल आ जाती है 8 घंटे में, तब हम इसको ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करने का वही ट्रेडिशनल तरीका अपने 5000 साल अपने पूर्वजों का, पत्थर की चक्की में इसको ग्राइंड किया जाता है। पत्थर की चक्की में यहाँ पे एक ऊपर का जो रहता है टॉप वो फिक्स रहता है, नीचे का जो बॉटम रहता है वो रोटेट होता है। इस प्रकार से रोटेट होकर गेहूँ को पिसता है। ऊपर वाले में बड़ा होल होता है, मैं आपको बार पड़ा में बताऊँगा। उसमें एयर और गेहूँ जाते हैं और वापस एग्जिट होती है आटा और एयर होती है। तो कंटिन्यू एयर जाएगी और कंटिन्यू आटा निकलेगा, तो आपका पत्थर और गेहूँ गर्म नहीं होगा, यानी आपकी न्यूट्रिशन लॉस कुछ भी नहीं है आपको
कोल्ड प्रोसेस से आपको मिल जाएगा। आपने सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन आपने गेहूँ पिसा किसमें? पत्थर में, है ना? तो पत्थर घिसा आपका, बिल्कुल। तो घिसा तो उसकी घिसावट कहाँ गई? आटे में। तो आपने इतना साफ किया, फिर आटे में घिसावट डाल दी। भाई आपने इतना सब कुछ किया, हमारे को वो नहीं चाहिए, इसकी मिट्टी साफ करनी है, ये साफ करना, वो साफ करना, फिर आपने पत्थर की घिसावट आटे में डाल दी। अब इसको निकालो, अब नहीं निकाल, हाँ? तो हमें इसको निकालना है, हम इससे निकालना है। कैसे निकालेंगे? कि हमने जो आपको जो बाहर पत्थर पड़ा है वो पत्थर नहीं है, वो एक सैंड को कंप्रेस किया हुआ एक स्टोन है। सैंड जो होती है, सैंड रेत होती है ना, आयरन कोटेड रेत। आयरन यानी आयरन कोटेड का मतलब उस रेत में कुछ लोहे का अंश है, आयरन की नहीं है, कुछ लोहे का अंश है। तो यदि उसका जो डस्ट बनेगी, उसका पाउडर बनेगा, वो भी उसमें भी तो आयरन ही है ना? बिल्कुल है। और आयरन वाली डस्ट को सबसे साफ करने का तरीका क्या होता है? मैग्नेट सबसे अच्छा तरीका है। मैग्नेट के पास से निकलेगी तो मैग्नेट उसको छोड़ेगा ही नहीं, किसी की भी कीमत पे मैग्नेट किसी की नहीं मानेगा, तू आ जा इधर आया, है ना? वो उसकी खींच देगा। और यदि उस आयरन की डस्ट से किसी आटे ने भी कांटेक्ट कर लिया, एक आटे का एक कण ने भी उस आयरन की डस्ट के साथ में कांटेक्ट कर लिया, तो उसको भी खींच लेगा। तू इसके साथ रहा ना, तू भी इधर आ जा, है ना? तो कांटेक्ट वाली चीज़ जो उस आयरन की डस्ट के साथ में कांटेक्ट में जो आटे का पार्ट आया, और प्लस वो उसको खींच के वो अलग कर देता है। ये इसी प्रकार का अलग किया हुआ ये। इसलिए जब चक्की में था तब ये दोनों एक ही थे, जब ग्राइंड हुए थे ये प्लस ये एक ही थे, लेकिन चक्की के बाद में ये हमने अलग किया। उसमें क्या होता है कि जब आटा बना और आटे को हम हवा से उठाते हैं, जब हवा से उठाएंगे तो आटा घूमता हुआ जाएगा, बिल्कुल एक एक कण जाएंगे, तो वहाँ से मैग्नेट के पास से निकलेंगे। तो मैग्नेट बहुत भारी होता है, मैग्नेट बहुत पावरफुल होता है। मैग्नेट का उसको अपने पास खींच के उसको इकट्ठा कर देगा और बाकी को इसको फ्री छोड़ देगा, वो उसको वहीं पर रोक देगा, उसको स्टॉप कर देगा। तो आपका आटा बिल्कुल फ्रेश, घिसावट से भी दूर हो गया, कंकर पत्थर सब A to Z आपने निकाल दिए, न्यूट्रिशन आपको मिल गया, कोल्ड प्रोसेस से आपने उसको कंप्लीट कर दिया। अब ये देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे निकला। ये छोटा सा मैग्नेट है, वो तो बहुत बड़ा मैग्नेट है उसमें। तो ये देखो आप, इसमें घिसावट भी है, प्लस उस घिसावट के साथ में जो आटे के साथ में कांटेक्ट किया, वो आटा भी यहीं का यहीं उसको रोक लिया। ये आटा है, इसमें किसी भी प्रकार का नहीं है। और कोई कंफ्यूजन? ये देख हर चीज समझने पे मालूम पड़ती है, बाकी नहीं समझे तो इस चीज को आप और हम देखें तो कोई मतलब नहीं, देखे निकल जाते हैं। सर ये वाला आटा है यहाँ का? नहीं वो आटा हो, ये तो मैंने आपको घिसावट समझे, घिसावट कैसे निकालते हैं इसमें पैकिंग। हाँ वो तो